हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक की क्लासेस जो हैं आपको समझ में आ रही होंगी, और जो भी डाउट्स हैं वो कोशिश करती तो हूँ कि पूरी आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए ये बताइए, मेरे को दिख क्या रहा है लाइव में? यहाँ कुछ और दिख रहा है मेरे को, यहाँ कुछ और दिख रहा है। ये क्या है? अच्छा, मतलब मेरे सिस्टम पे जो सामने चल रही एलईडी उस पे अलग रिकॉर्डेड कुछ दिख रहा है मेरे को, बट यूट्यूब पे लाइव पे मुझे कुछ और दिख रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो मेरे पीछे जो हेडिंग लगा हुआ है उससे आप समझ गए होंगे कि हम किसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, यानी गुप्ताज के बारे में पढ़ने वाले हैं, गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को चिल्ड्रंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, ये चिल्ड्रंस डे ऑफर्स तो हैं आप सबके लिए कि अब बैच बहुत सारे हैं, अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारे यहाँ। जैसे जीएस स्पेशल की बात करेंगे तो हमारे यहाँ जीएस में बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम जितने भी एग्जाम्स के आप बच्चों से बात करोगे सबका एक ही सवाल होता है, हम सारा कुछ तो पढ़ लेते हैं लेकिन जीएस हम लोगों से नहीं होती है। तो जीएस के लिए ही अगर बात की जाएगी तो आपको चिल्ड्रंस डे पे बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। अगर आप चाहो तो जो आपके अंदर ये नंबर शो कर रहे होंगे, एक बार आप उस पर कॉल करना है। इवन एसएससी का भी नया बैच शुरू हो गया है, मैं आपको बता दूं पहले ही। एसएससी का एसएससी का नया बैच शुरू हो चुका है। ठीक है, और न्यू बैच में अगर आपसे बात किए जाएंगे, न्यू बैच शुरू हो गया किसके लिए? 2026 के लिए। तो जो भी बच्चे 2026 में तैयारी करना चाहते हैं, 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि जल्दी से नया बैच जो शुरू हुआ है, और ज़्यादा नहीं, ऑफलाइन की अगर ऑनलाइन अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑनलाइन हमारा बैच कितने का है, तो कॉम्बो बैच है। क्या है ये? कॉम्बो बैच है। तो ये जो पड़ रहा है 25,000 का है। लेकिन अगर आप आज के दिन इसको बुकिंग करते हैं, यानी चिल्ड्रंस डे ऑफर चल रहा है, और इस पे अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका जो रेट आपको पड़ेगा, अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हो तो 21,000 से करके 24,000 के बीच में ये पड़ने वाला है। ठीक है, मतलब मैक्स टू मैक्स 23,000 में आपका बैच आ जाएगा। कितने में? 23 में आ जाएगा। आज चिल्ड्रंस डे स्पेशल में ये बैच लॉन्च हुआ है। कॉम्बो बैच है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन में लाइफ टाइम वैलिडिटी की भी है इसमें, कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये बैच जो है वैलिड रहेगा, यानी टिल द सिलेक्शन कह लीजिए। अब देखिए लाइफ टाइम तो आप भी नहीं पढ़ने वाले हैं ना, बट हमारा काम है आपको देना है ताकि आप रिपीटेड पे देख सकें। और एसएससी में और क्या क्या होगा अगर इससे पूछा जाएगा, तो दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा यूपीएसआई तो हम लोग करा ही रहे हैं। तो जीएस स्पेशल अगर आप बात करेंगे, सिर्फ जीएस स्पेशल में, तो इसमें आपको यूपीएसआई, दिल्ली एसआई और दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम है, एसएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, उन सब का बैच ये मिलने वाला है। और ये पूरा बैच आपको 25 में पड़ेगा, 25,000 में पड़ने वाला है। ठीक है, क्या है 25,000 में है, तो जो नंबर आपको शो कर रहा है उस पर कॉल करके फटाफट अपनी इंक्वायरी कर लीजिए। चिल्ड्रंस डे स्पेशल में ये बैच है, और ये बैच मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बोला है कि नहीं भाई, चिल्ड्रंस डे है, बच्चों के लिए कुछ तो होना चाहिए। दैट्स वाई ये ऐप जो है आज आप लोगों के लिए ऑफर है। तो जल्दी करो, ज्वाइन कर सकते हो, जल्दी जल्दी ज्वाइन करो। ठीक है, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए। बाकी लॉ वाले जो बच्चे हैं उनको पता ही होगा कि लॉ वाली जो मैडम आती हैं उनसे बात करिए, उनको कमेंट सेक्शन में बोलिए कि भाई मैडम हमें हमारे लिए ऑफर लेके आइए। जीएस में सारे बच्चों को दिक्कत होती है, इस बात की मैं गारंटी आप लोग को दे सकती हूँ कि जीएस पढ़ने के बाद, डायमंड कोचिंग से जीएस पढ़ने के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन में भी ये बैच अवेलेबल है। लेकिन ऑफलाइन से अच्छा मैं अगर अभी कहूँ, दिल्ली में जो पोल्यूशन चल रहा है उसके हिसाब से मैं कहूँगी कि आपको ऑनलाइन ज्वाइन ज़्यादा करना चाहिए। ऑनलाइन आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रखा है। तो आपके लिए ऑनलाइन ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको बाहर भी ना जाना पड़े, दिक्कत भी ना फेस करना पड़े। बैच लो, लाइब्रेरी में जाओ एंड पढ़ाई करो इको के। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मंडे से नए टीचर भी आपको पढ़ाने वाले हैं। वो क्या पढ़ाएंगे आपको? तो वो जियोग्राफी, और उनकी जियोग्राफी
बहुत अच्छी है। मतलब मैंने जो ज्योग्राफी पढ़ाई थी, मेरे से लाख गुना अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने एमपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रखा है, मेंस लिखा है, इंटरव्यू भी दे रखे हैं। लेकिन एमपी पीसीएस में भी होता है ना कि थोड़ा बहुत से रह जाते हैं, तो जनरल कोटा से थे वो, तो जो भी है, तो वो थोड़े से इंटरव्यू में गए। इंटरव्यू 2 बार उन्होंने दिया है, 2 बार एग्ज़ाम भी दिया है, लेकिन थोड़े-थोड़े से वो रह जा रहे हैं, इंटरव्यू देने के बाद भी। तो देखा जाए तो वो उनकी जियोग्राफी बहुत अच्छी है। पॉलिटी, मैं आपको हिस्ट्री पॉलिटी कराने वाली हूँ। इवन बाकी जो टीचर्स हैं वो मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स कराने वाले हैं। बट अगर आपको जीएस स्पेशल लेना हो तो मैं और सर आपको जीएस पढ़ाने वाले हैं। चलिए आज हम चलते हैं गुप्ताज के बारे में और अपने मुद्दा पे चलते हैं। प्रमोशन हो गया है 5 मिनट के लिए, ठीक है, 5 मिनट का प्रमोशन हो गया, 5 मिनट का हमने प्रमोशन कर लिया है। पढ़ते हैं, गुप्ताज के बारे में बात करेंगे। तो इनके ना बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियां हमें पढ़ने को मिलती है। गुप्ताज के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसे शासक माने जाते थे कि इनसे पहले किनका शासन था। हमने इससे पहले जो राजाओं के बारे में पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हमने पढ़ा था ना, चोल चेरा, बाकी राजाओं के बारे में पढ़ा था, पांड्यास के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा हमने किन के बारे में पढ़ा था कल की क्लास में, जो बाकी शासक हुए उनके बारे में हमने कुषाण वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन जो इनका टाइम पीरियड आता है, इनके टाइम पीरियड को माना जाता है कि एक ऐसे शासक बने जिनके समय अंतराल में बहुत सारी चीजें हुई। क्या हुई? स्वर्ण युग के नाम से अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके एम्पायर को स्वर्ण युग का एम्पायर कहा जाता है, एक सेकेंड, ठीक है, किसकी एम्पायर को स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम गुप्ताज को कहा जाता है। इनके शासन काल में क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग कहा गया। क्यों कहा गया वो कहानी में हम आगे समझेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाएगी कि और इसके साथ साथ क्या हुआ, तो देखिए समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्यों कहा जाता था वो भी हम कहानी में समझेंगे। हिस्ट्री मतलब कहानी, कहानी मतलब इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन मतलब अपने आप को एक ऐसी दुनिया में लेके जाना जहाँ पे जो हमने नहीं देखा, लेकिन इमेजिनरी के साथ साथ आप उस दुनिया को इमेजिन कर सकते हो, और वो बहुत मज़ेदार होता है। ठीक है, तो जो हम गुप्ताज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, शासक कौन थे, कौन कौन से महान शासक हुए, किसने कौन सी उपाधि धारण करी, इन सब के बारे में आज की क्लास में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो इनकी जो शुरुआत कब हुई, तो 4वीं शताब्दी आपको याद रखना है। कौन सी शताब्दी, तो 4वीं शताब्दी में, 4वीं शताब्दी के दौरान क्या होता है, 4वीं शताब्दी में कौन से भारत में शुरुआत हुई, तो हम यहाँ पे साउथ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे शुरुआत होती है, 4वीं शताब्दी में इनकी शुरुआत मानी जाती है। गुड आफ्टरनून आपको भी, एक सेकेंड, है ना, क्या रह गया है, हाँ ठीक है। 4वीं शताब्दी में क्या होता है, इनकी शुरुआत मानी जाती है। तो कहाँ पे, तो पूर्वी भारत में। कहाँ पे, तो पूर्वी भारत में इनकी शुरुआत मानी जाती है, पूर्वी भारत में। यानी यहाँ पे हम पूर्वी भारत के बारे में बात कर रहे, कौन सा ईयर था, तो 4वीं शताब्दी में एक नए राजवंश की शुरुआत होती है। और वो राजवंश क्या है, पूर्वी भारत में इसकी शुरुआत होती है, जिसको अन्य किस नाम से जाना गया, गुप्त वंश को किस नाम से जाना जाता है, गुप्त वंश को भारत का, भारत का क्या जाना जाता है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग, ठीक है। यानी इसके युग के दौरान पे गुप्ताज जब भारत में आए तो इनके शासन काल में भारत की जो स्थिति थी बहुत अच्छी मानी जाती। लोगों के अंदर प्रेम व्यवहार, कर की व्यवस्था कम हो गई थी, लोगों के बीच में कला को बढ़ावा मिलता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वर्ण युग कहा गया है भारत में। अब संस्थापक के बारे में पूछेगा तो इसके संस्थापक को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए वास्तविक संस्थापक आपसे पूछता है तो श्री गुप्त का नाम आपको याद रखना है। बहुत जगह पे आपको श्री गुप्त के बारे में पूछेगा, लेकिन घटोत्कच का भी नाम आपको याद रखना है। घटोत्कच का यानी वास्तविक अलग है, संस्थापक पहले ध्यान रखिए, संस्थापक। संस्थापक पूछेगा तो आपको पता है कि इसका नाम याद रखना है, श्री गुप्त का। मतलब श्री गुप्त का ही नाम आता है,
कि इन्होंने क्या किया था, इस वंश की नींव रखी थी। श्रीगुप्त क्या थे, वो संस्थापक थे। लेकिन इसी में नाम आता है कि बाद में पूछेगा, बाद में, कि बाद में कौन हुए भाई, हमें बाद का बताइए, श्रीगुप्त के बाद जो संस्थापक हुए वो कौन हुए। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम ये कैसा पैटर्न है, मतलब आप क्या समझा रही हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाती हूँ, मेरा काम ही है आप लोग के डाउट्स को क्लियर करना, ठीक है। तो पहले हम घटोत्कच को लिख लेते हैं। कौन, तो पहले घटोत्कच जो हुए, क्या हुए, इसके संस्थापक हुए, घटोत्कच, ठीक है। ये क्या माना जाता है, घटोत्कच जो था, क च आता है, ठीक है, मैं घटोत्कच कह रही थी, च आता है, घटोत्कच, ठीक है। ये क्या हुए, संस्थापक माने जाता है। अब कैसे, देखिए फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये मेरे फादर साहब है, ये फादर साहब है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, फादर साहब है। इन्होंने मान लीजिए ये एक गांव है, वहाँ के सरदार हैं, लिमिटेड लोग जानते हैं। इन्होंने बहुत कुछ अच्छा नहीं करा, लेकिन ये कहीं गए तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि फलाने सरनेम के ये लोग यहाँ पे आ रखे हैं, ठीक है। तो ये इनका नाम जोड़ गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये 10 लोगों के लिमिटेड में रह चुके, 10 लोगों के अंडर में ही लिमिटेड लोग इनको जानते थे। लेकिन फिर थोड़ा सा नई जनरेशन आई, तो उसमें घटोत्कच को लोग जानने लगे, ठीक है। घटोत्कच को लोग क्या करें, जानने लगे। तो हाँ भाई कि कोई गुप्त नाम का कोई सरनेम के कुछ लोग हैं, ऐसे ऐसे करके, तो ये इनको माना जाता है। लेकिन इसमें भी ट्विस्ट कब आता है, जब वास्तविक पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, वास्तविक संस्थापक पूछेगा। अब मैंने वास्तविक संस्थापक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड लोग जानते थे कि फादर साहब के बाद बेटा आया, लेकिन बेटे तक भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब बात आपसे पूछी जाएगी कि भाई बहुत ज़्यादा लोग कब जानने लगे, कि गुप्ताज के बारे में हम कब पढ़ना शुरू करते हैं, गुप्ताज के बारे में जब बारी आती है कि चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आप पढ़ते हैं, तो उसका नाम आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आपको याद रखना है। तो वास्तविक जब भी आपसे पूछेगा कि वास्तविक कौन थे, तो कौन थे वो, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, ये याद रखना है। तो इसके संस्थापक में अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग नाम जो है वो जोड़े जाते हैं। लेकिन श्रीगुप्त, मेन श्रीगुप्त का पहला आपको याद रखना है, जो याद रखना है श्रीगुप्त का याद रखना है, और उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इनके और बारे में डिटेलिंग में समझते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई, वास्तविक में और संस्थापक के बारे में जो मैंने बातें बताई वो आपको समझ में आ गई। चलिए इस वंश के बारे में अगर और बातें कही जाएंगी, पहले यहीं पे इनके अंतिम शासक के बारे में लिख लीजिए। अंतिम शासक कौन हुआ, अंतिम शासक विष्णुगुप्त के बारे में आपने सुना होगा। विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त कौन थे, अंतिम शासक माने जाते हैं इस वंश के। कौन, विष्णुगुप्त को अंतिम शासक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अंतिम शासक कौन हुआ, तो विष्णुगुप्त हुए। अब बारी आती है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग पूछेगा तो किसको कहा गया है, तो वो कहा गया है किसको, तो वो कहा जाता है गुप्ताज को। गुप्ताज वंश जब चला उनको कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से इसको जो है जाना जाता है। एक तो मुझे पढ़ाते पढ़ाते ना चलने की बड़ी गंदी आदत है, मतलब मैं यहाँ स्टे करके आपको नहीं पढ़ा सकती, मैं ऐसे चल चल के समझाती हूँ। दिमाग ऐसे काम करता है ना, सबका एक पैटर्न होता है कि आपको उसको फॉलो कर करके समझाना होता है। अगर मैं खड़े होकर समझाऊंगी तो मैं दिमाग कम नहीं काम नहीं करता, मतलब करता है, बट समझाने का एक पैटर्न होता है सबका, और मेरा ये वाला पैटर्न है। क्या है मेरा, ये वाला पैटर्न है। चलिए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में शुरुआत करते हैं। शुरुआत आपको पता है इस वंश की 4वीं शताब्दी में हो गई थी। आगे चलते हैं, हेडिंग हमारा जो होगा वो ये होना चाहिए, पहला राजा कौन बना, तो चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, ये प्रथम है, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम की शुरुआती दौर अलग अलग डाटाज हैं। कोई बोलता है कि इसने शासन कब से किया था,
319 ईसा पूर्व से लेकर कोई बोलता है कि 335 तक करा, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नहीं, इसने 335 तक नहीं 350 ईस्वी तक करा था। लेकिन आप जब सर्च करेंगे तो आपको 335 ईसा पूर्व मिलेगा तक। लेकिन यहाँ पे बट के साथ याद रखिएगा, मैंने ये भी बोला है कि कुछ इतिहासकार इसे 350 ईसा पूर्व तक का शासनकाल मानते हैं। किया था, मानते हैं, बाकी लाइन खुद जोड़ लीजिएगा, ठीक है। 350 ईसा पूर्व तक का इसका क्या मानते हैं, समय अंतराल मानते हैं कि ये उस दौर तक क्या किया था, इसने शासन किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है, लेकिन 99% जो इतिहासकार मानते हैं वो ये मानते हैं कि 335। आप गूगल भी करेंगे तो आपको जो डाटा मिलेगा वो 335 का ही मिलेगा, ठीक है। कितने का मिलेगा, 335 का ही मिलेगा। अब हम इसकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, उपाधि के बारे में बात करेंगे तो हमारा हेडिंग होगा उपाधि। ठीक है, उपाधि के बारे में अगर बात की जाएगी, उपाधि कौन कौन सी थी, उपाधि आपसे पूछेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने, क्योंकि इसके दौर में आप जब चलेंगे ना, चंद्रगुप्त प्रथम हो, समुद्रगुप्त हो, स्कंदगुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, इनके अलग अलग उपाधियों के बारे में आपको पता चलेगा। क्योंकि इन्होंने मतलब जो भी काम किए उसके बाद इन्होंने एक अपने आप को एक निक नेम दिया, ठीक है ना। तो वैसे ही आपने बहुत सारे राजाओं के बारे में नहीं पढ़ा था, इनके बाद एक नया प्रचलन शुरू हो जाता है। इसके बाद ज़्यादातर जो राजा आएंगे, इसके बाद क्या होगा, ज़्यादातर जो राजा आएंगे उनकी अलग अलग उपाधियों के बारे में आपको सुनने को मिलेगा कि उन्होंने क्या की थी, उपाधियां धारण की थी। बहुत सारे राजा आने वाले, जितने भी आप शासक के बारे में मॉडर्न मिडाइवल अब जब पढ़ने वाले हैं तो आपको उनके बारे में बहुत सारे उपाधियों के बारे में पूछा, और उपाधि नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार उपाधि से सवाल बना देता है कि ये उपाधि किस शासक ने रखी थी, अपने आप को दी थी, तो वो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। जी गुड आफ्टरनून आपको भी, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, उपाधि आपको याद रखनी पड़ेगी कि भाई किस शासक ने कौन सी उपाधि जो है धारण की थी। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधियों के बारे में अगर हमसे पूछा जाएगा इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराजा धीराज की, कौन सी, महाराजा धीराज की उपाधि। और ये उपाधि इतनी प्रसिद्ध हुई कि आने वाले भविष्य में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पर माधव महाधीराज की उपाधि बहुत सारे शासकों ने अपने आप को दिया था। हालांकि वो डायरेक्ट नहीं बोलते थे, ऐसे बोलते थे महाधीराज पधार रहे हैं फलाना फलाना करके, राजा का नाम देके ये नाम जो है आ जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं, ये चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग अलग हैं। ये आपका जो क्वेश्चन आया है वाजिब है। इवन मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं बता दूं, मेरे को भी बहुत डाउट होते थे। क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि चंद्रगुप्त वो भी है, चंद्रगुप्त ये भी है, लेकिन सरनेम को पकड़िए, इनका सरनेम क्या है, गुप्त है। ये चंद्र इसका नाम है, गुप्त इनका सरनेम है। उसका पूरा नाम ही चंद्रगुप्त था, उसका पूरा नाम ही क्या था, चंद्रगुप्त था। अब देखिए चंद्रगुप्त इसका नाम कैसे पड़ा होगा, अगर हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझे तो, क्योंकि हमारा काम है समझना। तो देखिए किसी ने बहुत अच्छा काम कर देता है तो आने वाली जो जनरेशन होती है वो उनके नाम से इतना प्रेरित होती है कि वो नाम रख देते हैं। तो हो सकता है कि चंद्रगुप्त का जो, गुप्त तो इनका सरनेम था ही, तो हो सकता है कि इनके जो फादर साहब रहे होंगे या मदर जी जो, माता जी जो रही होंगी, वो चंद्रगुप्त से इतना प्रभावित होंगे भाई, उन्होंने बोला कि गुप्त हमारा सरनेम है ही, एक काम करते हैं हम अपने बेटे का नाम चंद्र रख देते हैं,
है ना। चंद्रगुप्त मौर्य पहले से फेमस था ही मौर्य एम्पायर के टाइम पे, तो ये लोग चंद्र नाम रख देते हैं। और ये इतना आगे चला कि आप चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी पढ़ेंगे, हालांकि इनका रियल नेम अलग अलग था, लेकिन चंद्रगुप्त का जो है नाम यही प्रचलित में रहा। तो ये लेके कंफ्यूज नहीं होना, उसका मौर्य आता है सरनेम, इनका गुप्त आता है, और समय दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये 4वीं शताब्दी में है और वो 322 में आता है, और वो पूरा ईसा पूर्व का पहले वाला टाइम है, एडी और बीसी वाले में आ जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम क्या बात कर रहे थे, उपाधि के बारे में बात कर रहे थे कि किसने कितनी मतलब इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी। ठीक है, उपाधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन सी उपाधि दी थी, महाराजा महाराज धीराज की, महाराजा धीराज की क्या की थी, की उपाधि धारण की थी। ठीक है, की नहीं लिखो, महाराजा धीराज की क्या की थी, इसने उपाधि धारण की थी, जो कि आपको याद रखना, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। सरनेम अलग अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया तो दोनों अलग अलग शासक हैं, वो मौर्य एम्पायर का है, ये गुप्ताज का है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, समय टाइम पीरियड भी बहुत डिफरेंस है। अब देखो ना, 100 साल का गैप अगर हम लेके चलेंगे ना, 100 सालों से भी ज्यादा का गैप आ जाता है। तो क्या वीक है तो कोई बात नहीं है, हमारा काम है आपको समझाना। क्या कर सकते हैं, पुरानी जो भी वीडियो आपकी पड़ी हुई है हमारे यूट्यूब पे जो पढ़े आप वो पहले देख लेना, वहाँ से पढ़ो, और जो भी क्लासेस चल रही हैं उसको फॉलो करो। दैट्स इट। इतना हिस्ट्री इतनी टफ नहीं होती, बहुत इजी सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है। महाधीराज की क्या की थी इसने, उपाधि धारण की थी। किसने, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी उपाधि धारण की थी। ठीक है, यहां तक चीजें आपको आ गई समझ में। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त जो प्रथम था, ये जब विजय प्राप्त करता है, जो युद्ध वगैरह होते हैं, विजय प्राप्त करने के बाद एक गुप्त नाम का गुप्त संवंत चलाता है। संवंत, गुप्त संवंत क्या था, तो ये एक ऐतिहासिक कैलेंडर माना जाता है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक कैलेंडर था। कल हम कैलेंडर के बारे में पढ़ ही रहे थे, कैलेंडर, तो हमने उसमें किसके बारे में बात की थी, हम उस कैलेंडर में जिसके बारे में बात कर रहे थे वो हमने बात की थी शक संवंत के बारे में हमने बात कही थी। तो इस कैलेंडर के बारे में जो बात कही जाएंगी वो ये है कि ये क्या था इस कैलेंडर के बारे में। तो ये कैलेंडर जो था कितने साल, अगर आपसे पूछेगा कि कितने साल कहते हैं कि शक संवंत से ये छोटा था, अगर आपसे पूछेगा कि छोटा कह रही हूँ, दोनों में ईयर डिफरेंस था कि दोनों वंश मतलब शक संवंत, और उसके अलावा बात की जाएगी गुप्त संवंत में कितने साल का गैप आपको माना जाता है, कितने साल का जो है गैप माना जाएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम इसमें कितने साल का वर्ष का अंतर था, अंतर था। कौन कौन से में, तो कौन से में, तो हम शक संवंत के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के बीच में 241 ईयर का गैप था, और ये अब प्रचलन में नहीं है, इसके बारे में अब प्रचलन में नहीं है, अब प्रचलन में नहीं है, याद रखिएगा। आपने पूछा इनका समय अंतराल क्या था, इनका समय अंतराल क्या था, तो मैंने आपको बताया 319 319 319 ईसा पूर्व इनका समय पीरियड माना जाता है गुप्ताज का, यानी 4th सेंचुरी में एक नए एम्पायर की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए ये क्या है, अब ये प्रचलन में नहीं है गुप्त संवंत। ठीक है, और बहुत सारे कब हुआ था, जब चंद्रगुप्त प्रथम विजय प्राप्त करता है युद्ध करने के बाद, तब करता है। अब इसकी बहुत सारी डिटेलिंग हमें जाननी है। शादी किससे की थी इसने, इसका विवाह जो है प्रचलित रहा, विवाह किससे करता है चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त का पूछेगा आपसे, चंद्रगुप्त प्रथम, इसका विवाह का आपसे पूछेगा कि विवाह किससे हुआ था इसका,
विवाह हुआ। और विवाह किससे हुआ था? तो लिच्छवी की राजकुमारी, राजकुमारी कौन थी? कुमार देवी से। किससे होता है? कुमार देवी से इसका विवाह होता है। जो लिच्छवी की क्या होती हैं? राजकुमारी होती हैं। किसकी राजकुमारी होती हैं? लिच्छवी की। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ये रह गई, बताना मैं भूल गई थी आपको, वो ये बताना है वो आपको ये बताना है कि इस कैलेंडर का पुष्टि हमें कहाँ मिलता है। इसकी पुष्टि किसने की थी? इसकी पुष्टि पूछेगा कि इसका प्रमाण कहाँ है, इसका एविडेंस कहाँ है। तो इसकी पुष्टि किसने की थी? इसकी पुष्टि किसने की थी? तो इसकी पुष्टि कौन करता है? तो अलब्रूनी ने। किसने की थी? तो अलब्रूनी ने इसकी पुष्टि की थी। किसने? अलब्रूनी ने। अलब्रूनी ने क्या की थी? इसकी पुष्टि की थी। अलब्रूनी कौन था? अलब्रूनी द्वारा इसकी क्या की जाती है? पुष्टि की जाती है जब वो भारत आया था। ठीक है। जब भारत भ्रमण के लिए आता है तो अलब्रूनी ने क्या की थी? इसकी पुष्टि की थी। ठीक है। अलब्रूनी ने इसकी पुष्टि की थी, याद रखिएगा। अलब्रूनी ने इसकी क्या की थी? पुष्टि की थी, याद रखिएगा। हम विवाह पे चल रहे थे, हम विवाह इसके बारे में पढ़ रहे थे। इसका विवाह किसके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? तो लिच्छवी की राजकुमारी से हुआ था। किससे हुआ था? तो लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? लिच्छवी की राजकुमारी जो थी वो थी कुमार देवी। कौन थी? लिच्छवी की जो राजकुमारी थी, कुमार देवी। लिच्छवी, लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी कुमार देवी। ये नाम है, घूम भूलिएगा मत, कुमार देवी। आपको लग रहा होगा कि अरे ये नाम कैसे है, तो यही नाम है, कुमार देवी से। ये क्या थी? चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ थी। विवाह के बाद क्या मिला उसको? दहेज में पूछेगा। विवाह के बाद दहेज में क्या मिला ये पूछेगा। दहेज में, दहेज में क्या मिला? तो वैशाली मिली। वैशाली क्या हुई? इसको दहेज के रूप में मिली। पहले के राजा यही तो करते थे। पहले की जो राजा वगैरह थे, शादी वादी कर लेते तो उसके बाद क्या करते थे? दहेज में रानियां के साथ साथ जमीन जायदाद भी उनको क्या मिलते थे? दहेज में मिलते थे। ठीक है। दहेज में इसको क्या मिली? तो दहेज में ये वैशाली लेके आया था। ठीक है, याद रखिएगा। किससे होता है विवाह? कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी की थी। शादी के बाद दहेज में इसको क्या मिली? तो इसको वैशाली मिली। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई? यहाँ तक की चीजें क्या है आपको समझ में आ गई? बताइए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई। आपसे ये पूछेगा, इससे रिलेटेड और जो चीजें हमें जाननी चाहिए वो ये है कि इसने और क्या क्या किया। तो इसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था? इसने इसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। कौन सी मुद्राएं? स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला वाला प्रथम प्रथम गुप्त शासक बनाइए। प्रथम गुप्त शासक था। प्रथम गुप्त शासक था। ठीक है। प्रथम गुप्त शासक कौन बना? तो प्रथम गुप्त शासक के बारे में जब बात कही जाती है तो वो कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। इस वंश के बारे में जब भी आपसे पूछेगा। ठीक है। स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। और भारत का पूछेगा कि भारत का स्वतंत्र शासक कौन हुए। भारत का स्वतंत्र शासक का मतलब है एक ऐसा राजा जिसपे किसी भी बाहरी शासक का क्या है? दबाव ना हो। किसी पे भी बाहरी शासक का दबाव ना हो। प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आता है। ठीक है। जिसके समय अंतराल में बहुत सारी चीजें अच्छी चली, बाहरी आक्रमण कंट्रोल में थे, इसके ऊपर किसी और का दबाव नहीं था। तो यहाँ पे जो नोट में आपको लिखना है वो यही लिखना है। ठीक है। नोट में जो आपको लिखना है कि भारत का पूछेगा, भारत का प्रथम स्वतंत्र
शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था, शासक था। चंद्रगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त भारत का प्रथम स्वतंत्र शासक हुआ। एंड देन इसके बाद राजा कौन बना? तो इसका बेटा बना समुद्रगुप्त। कौन बना? तो समुद्रगुप्त के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पेज ही अलग लेते हैं। तो हमारा अगला जो हेडिंग होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो बड़ा नाम माना जाता है वो ये माना जाता है भारत का नेपोलियन। ठीक है, क्या माना जाता है? भारत का नेपोलियन। अगर आपसे पूछेगा कि किसको कहा गया भारत का नेपोलियन, तो आपको बताना है आंख बंद करके कि वो समुद्रगुप्त था। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है जितना ये अच्छा था उतना ही ये बुरा था। मतलब अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा राजा बना, भारत के लिए बहुत अच्छा राजा बना, लेकिन जब आपसे ये पूछेगा कि दुश्मनों के लिए कैसा था, तो दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक शासक माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? बहुत खतरनाक शासक माना जाता है। और कहा जाता है कि जिनसे भी इसकी लड़ाई हुई, जिनसे भी क्या इसकी लड़ाई हुई, उनको ये हरा देता था। दैट्स वाई इसका ये नाम पड़ा था भारत का नेपोलियन। अगर आपसे पूछेगा तो समुद्रगुप्त का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसका अन्य नाम पूछेगा कि अन्य नाम क्या था, तो इसका अन्य नाम में यहाँ पे आपको जो लिखना है, अन्य नाम पूछेगा तो अशोकादित्य याद रखना है। किसका? अशोकादित्य जो है आपका, इसको नाम याद रखना है। मुझे थोड़ी सी खांसी हो गई है क्योंकि बाहर बहुत पोल्यूशन है, और आने जाने में जितना पोल्यूशन अंदर जा रहा है उसकी वजह से थोड़ा सा हो गया है दिक्कत। कल परसों से ज़्यादा हो रही है। हालांकि मैं मास्क भी कैरी करती हूँ, चश्मा भी लगाती हूँ, लेकिन आप कितना भी कर लो, जब 900 पार AQI जा रहा हो तो कुछ भी कर लो, हो जाता है वो। ठीक है, तो अशोकादित्य क्या था? इसका नाम था भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन भी किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका शासन पीरियड कब से कब तक शुरू हुआ वो मैंने नहीं बताया ना आपको। 350 से 335 ईसा पूर्व से इसका क्या होता है? शासन पीरियड जो है वो शुरू हो जाता है। और कब से कब तक चलता है? तो 375 ईस्वी तक इसका शासन, यानी 375। कहाँ तक? 375 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 375 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। इसके युग को, इसके युग को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है। इसका ही नहीं, आप जब क्या बोलते हैं विक्रमादित्य के बारे में पढ़ेंगे वहां भी आपको मिलेगा। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे ना, गुप्ताज के जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों में एक चीज कॉमन मिलेगी कि गुप्ताज में किसको स्वर्ण युग कहा गया, तो ऑलमोस्ट सबने इसका इस्तेमाल किया है कि इनके शासन पीरियड को कहा क्या क्या कहा गया है, तो स्वर्ण युग कहा गया है, कहा गया है। लेकिन इसके अलावा इसके अन्य भी चीजें हैं, क्योंकि इसने कला के क्षेत्र में बहुत काम किया था। इसको कहने के पीछे जो कारण माना जाता है कि इसको क्यों कहा गया, इसके काल को अगर पूछेगा ना कि स्वर्ण युग क्यों कहा गया, क्योंकि इसने कला के क्षेत्र में काफी काम किया। कला के क्षेत्र में यानी इसने जो कहते हैं कि इसके दौर में क्या होता है, क्योंकि इसके दौर में जो माना जाता है कि कला साहित्य विज्ञान इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था। आप ये नहीं कह सकते कि इसने क्योंकि इसको म्यूजिक बहुत पसंद था, ये संगीत वादक भी था, वीणा बजाना इसको आता था, तो इसको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। मतलब ये देखो, ये एक ऐसा राजा इसके बारे में कहा जाता है कि बात करोगे ये एक ऐसा राजा था कि जिससे ये प्रेम करता है, जिससे ये प्रेम करता था, जितने भी इसके अपने लोग थे उनके लिए ये बहुत सिंपल और साधारण व्यक्ति था, बीड़ा बजाने वाला, संगीत का आनंद लेने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन
अगर आप दुश्मनों के बारे में आप बात करोगे तो ये क्या था, नेपोलियन की तरह था, ठीक है, उसकी तरह था। तो वही बात है कि ये अपनों के लिए बहुत अच्छा यानी और दूसरों के लिए बहुत बुरा, यानी 50-50 वाला रेशियो इसका मान के चलो, ठीक है। क्योंकि म्यूजिक को, जिसका म्यूजिक बहुत पसंद होती है ना, वो बहुत कहते हैं शांत विचार के लोग होते हैं, जिनको संगीत का ज्ञान हो जाता है, वो बहुत शांत स्वभाव के हो जाते हैं, वो बहुत गुस्सा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये माना जाता है, लेकिन ये दोनों टाइप का राजा हुआ करता था, ठीक है। क्या था ये, दोनों टाइप का राजा हुआ करता था। तो क्योंकि इसके दौर में क्या हुआ, कला, साहित्य एवं विज्ञान विज्ञान को बढ़ावा मिला, ठीक है। क्या मिला, बढ़ावा मिला इसके समय काल में। इसने क्या की थी, जो मुद्राएं चलाई थी, क्या की थी इसने, जो मुद्राएं चलाई थी, उन मुद्राओं पे इसने क्या किया था, बीड़ा के साथ क्या करता है, बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा बजाते हुए क्या करता है, ये मुद्राओं पे आकृति उत्कीर्ण करवाता है। क्या करता है, गुप्ता साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, श्री गुप्त ने की थी। और ये आपका नाम क्या है, ये जो टूटे दर्द के मुसाफिर, टूटे दर्द के मुसाफिर। देखिए अभी हम चंद्रगुप्त द्वितीय तक नहीं पहुंचे हैं, विक्रमादित्य के बारे में जो आप ये पूछ रहे हैं, प्रसिद्ध बंदरगाह के बारे में, अभी चलने वाले हैं। जब हम वहां पहुंचेंगे ना, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, थोड़ा सब्र करा करिए। अभी हम प्रथम पे हैं, अभी हम उसके बाद समुद्रगुप्त को पढ़ रहे हैं। जब इसके बारे में आप इसको समझेंगे नहीं तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। जो मैंने पढ़ाया है, मैंने उसका आंसर आपको कर दिया है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। मैंने आपको बता दिया, श्री गुप्त ने की थी। घटोत्कच का भी नाम आता है, लेकिन वास्तविक जब आपसे पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ हूँ, आपको 2 रोटी मिली है, आपको बोलना है कि नहीं भाई मैं 4 रोटी खाता हूँ, मुझे वो चौथी रोटी पहले ही दे दो, तो इससे नहीं होता है, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो क्या बोला जाता है, तो क्या किया था इसने, इसके दौर में क्या होता है, कला एवं साहित्य का क्या हुआ था, विज्ञान को बढ़ावा दिया गया था। याद रखिएगा क्या किया गया था, विज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है, किसके समय अंतराल में, तो चंद्रगुप्त, सॉरी माफ करिएगा, समुद्रगुप्त के दौरान में, जिसका अन्य नाम क्या था, अशोकादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसको शोकादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी उपाधियों के बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं। इसने उपाधि कौन कौन सी धारण की थी, उपाधि, उपाधि एक तो कविराज की, कविराज क्यों, क्योंकि ये संगीत वादक था, इसको संगीत संगीत के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, क्या थी, इसको संगीत के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, और इसको म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने अभी आपको बताया किसने क्या की थी, म्यूज़िक इसको बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसीलिए क्या बोलते, कविराज की भी इसको उपाधि धारण कर रखी थी। वहीं बात करेंगे कि पराक्रमक भी इसका क्या था, प्रकारमक, प्रक्रमक, ठीक है, प्रक्रमक के नाम से भी क्या की थी इसने, उपाधि धारण कर रखी थी। तो इसकी जो उपाधियां थी वो याद रखना। इसके अलावा लिच्छवी के भी पूछेगा आपसे कि लिच्छवी के नाम से इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो लिच्छवी देहित्य के आपको याद रखना है, देहित्व के नाम से भी इसने क्या की थी, उपाधि धारण कर रखी थी, देहित्र, ठीक है। यानी लिच्छवी देहित्र, लिच्छवी की कौन थी, तो लिच्छवी की कुमार देवी यानी चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ थी, और इसकी क्या हुई, वो इसकी माता जी हुई, ठीक है। इसकी क्या हुई, इसका ननिहाल था लिच्छवी, ठीक है, याद रखिएगा। इसने कितने प्रकार के सिक्के चलाए, वो भी सवाल उठेगा, सवाल आया है भी है अभी सिक्कों के बारे में, ठीक है, कि कितने प्रकार के इसने सिक्के चलाए, तो 6 प्रकार के, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के इसने क्या किए, इसने सिक्के चलाए इसने।
ठीक है। सिक्के चलाए, तांबे, धातु, कांच, शीशा और स्वर्ण तो इनके युग में आ ही गया था, सोने वगैरह का। तो इन्होंने टोटल कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। सिक्कों पर इसने क्या किया था? सिक्कों पर ये बताइए, आप ये सारी चीजें कहाँ से ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं? इतने सवाल, इतने सवाल, इतने सवाल। ठीक, क्या है इसके सिक्के पे क्या हुए थे? सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए, बजाते हुए क्या हुआ था? उत्कीर्ण किया गया था। बजाते हुए, बीड़ा बजाते हुए आकृति बनाई गई थी। आकृति बनाई गई थी, बनाई गई थी। चलिए, क्या हुई थी? आकृति बनाई हुई, सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए आकृति बनाई गई थी। ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चंद्रगुप्त, सॉरी, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ने के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके द्वारा, इसके शासन में आपसे पूछेगा। अच्छा ये बताइए, आप मेरा क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, उसका आंसर करिए पहले। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, प्रयाग प्रशस्ति किसने करवाई थी? प्रयाग प्रशस्ति किसने वो की थी, क्या बोलते हैं, लिखी थी? देखिए, मुझे नहीं लगता, आपके जो चैनल का नाम है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता आप किसी चीज की तैयारी करते हैं। मुझे नहीं लगता। गुप्ताज का वास्तविक, पहले मैंने बताया, जो पूछा वो बताइए। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताइए, जल्दी बताइए, गूगल मत करिए, जल्दी बताइए। जल्दी 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 जल्दी। जल्दी, अभी तक नहीं आया मेरा आंसर। अभी तक मेरे आंसर नहीं आया। आप लोग के सवाल इतने आ रहे हैं, मेरे भी सवालों के आंसर करिए भाई, तभी मजा आता है ना। पर इसके दरबार का पूछेगा कि इसके दरबार में काफी फेमस कवि हुआ करते थे। कवि का नाम बताइए इसके फेमस दरबार में। इसके दरबार का जो कवि थे, दरबार दरबार कवि कौन थे? वो काफी फेमस थे। कवि का नाम बताइए। तो वो थे हरिसेन। कौन थे? हरिसेन जो थे वो दरबार के कवि। तो अभी तो टाइम है 1 घंटे, टोटल 1 घंटे। अरे नहीं नहीं, मैंने क्या पूछा कि समुद्रगुप्त के दरबार में कौन से कवि थे? कवि का नाम चलो मैं बता ही देती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपको जो बताना है वो ये बताना है कि गुप्ताज कह रही हूँ, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? देखिए, आपके जो टूटे दर्द के मुसाफिर जो भी हैं, पहले आप ये जो गूगल से आंसर निकाल रहे हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मत करिए। क्योंकि जिस लिखावट में आप लिखते हैं ये चैट जीपीटी की लिखावट है, तो खुद लिखिए। चैट जीपीटी का यूज़ करके मुझसे सवाल मत करिए, मेरे सवालों का पहले आंसर करिए आप। मेरे सवालों का सबसे पहले आंसर करिए। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था, जल्दी बताइए। यही एक दिक्कत है, लोग चैट जीपीटी यूज कर लेते हैं लेकिन उसका यूज करने का तरीका उनको नहीं पता होता है। चैट जीपीटी बता देता है कि भाई तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करोगे पता चल जाता है। अब मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, इसके दरबार के कवि कौन थे? तो हरिसेन का नाम आपको याद रखना है। किसका? हरिसेन का।
हरिसेन कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो थे, क्या थे वो कवि माने जाते हैं। हरिसेन ने क्या किया था? तो इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। ठीक है, आप जो बता रहे हैं ना, आप अभी बहुत लेट हो चुके हैं। मैंने लगभग 5-10 मिनट पहले आपसे ये सवाल पूछा था और आप गूगल करके आप मत बताइए। हार गए आप इस गेम में हार चुके हैं। आप इस गेम में क्या है, हार चुके हैं। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशस्ति जिसने लिखी थी हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, हरिसेन के द्वारा क्या लिखा गया था? प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं और इसके बारे में बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय हमारा अगला हेडिंग होगा। चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय का कहा जाता है कि अपने आप में ये काफी फेमस जो है, काफी प्रसिद्ध क्या हुआ? राजा हुआ करता था। क्या है आपका सवाल? प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखी गई थी? लीजिए लिपि भी लिखवा देते हैं हम आपकी। लिपि कौन सी थी? हाँ जी, लिपि आपने पूछे प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखाई गई थी? तो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, संस्कृत भाषा का क्या होता है? इस्तेमाल किया जाता है। एक तो मेरी मम्मी इसी समय रोज फोन करती हैं। हेलो। माफ करिएगा, जब माँ बाप से दूर रहते हैं तो माँ बाप बहुत ज़्यादा आपकी टेंशन लेते हैं। और मेरी मम्मी भी हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप लाइव क्लास देख लिया करिए, मैं वहीं दिख जाऊंगी आपको। बट उनको है कि नहीं, फ़ोन पे बात करना और लाइव क्लास में देखने में फ़र्क होता है। तो वही वाली बात है। तो बस यूं ही समझ लीजिए कि वही चल रहा है। अभी वो फ़ोन पे फ़ोन कर रही हैं, नेटवर्क इशू हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। अब क्लास के बाद उनको वीडियो कॉल करना होगा मुझे। ठीक है, क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, जिसका अन्य नाम क्या था, मुझे ये बताइए। चंद्रगुप्त सेकंड जो था क्यों फेमस था? मतलब एक कारण बताइए जिस वजह से, उसकी एक स्टोरी भी है, काफ़ी फेमस है। अच्छा ये कुछ मत बताओ, चंद्रगुप्त सेकंड की एक मूवी है, मतलब उसके ऊपर बनी, बचपन की वो मूवीज़ है, मतलब सीरीज वाइज है, बहुत अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई हैं। उस कहानी का नाम बताइए मुझे।
उस कहानी का नाम क्या है जो काफी फेमस है? चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड वो कौन सी कहानी है जो काफी क्या है, फेमस है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। तब तक मैं इसके बारे में आगे का लिखती हूँ। आप इसकी कहानी का मुझे नाम बताइए एंड देन मैं इसकी वो बताती हूँ बाकी चीजें। ठीक है, आप इसके कहानी का नाम बताइए। चंद्रगुप्त का कौन सी कहानी काफी फेमस है? बिल्कुल, अन्य नाम विक्रमादित्य था। गुड, विक्रमादित्य तो ठीक है। कहानी बताइए, विक्रमादित्य की कौन सी कहानी फेमस है? विशाल बताइए, कौन सी कहानी है विक्रमादित्य का जो काफी फेमस है? काफी फेमस है मतलब, हम जब, मुझे लगता है जो यूपी से बिलोंग करते होंगे और बिहार के जो बच्चे होंगे उसके बाद उनको तो पता ही होगा, क्योंकि मुझे याद है, हाँ, विक्रम और वेताल, बिल्कुल गुड। क्योंकि हमारे बाबा वगैरह बहुत देखते थे, मैं, पापा मेरे अभी भी देखते हैं। इवन मेरे को पूरी स्टोरीज पता है, अलग अलग स्टोरी जो उसकी आते विक्रमादित्य की। और अभी न्यू में मैंने पुरानी जो देखी थी, हाँ, विक्रम और वेताल की। आपको अगर अभी देखना हो तो जो रामायण में राम जी बने हैं, पुराने वाले रामायण में जो राम जी बने हैं, उन्हीं में वो विक्रम बने हैं और वेताल कोई और बना है। और जिन्होंने पुरानी वाली रामायण बनाई तो उन्होंने ही ये स्टोरी भी बनाई है, विक्रम और वेताल वाली। बहुत अच्छी स्टोरीज है उसमें, मतलब मैंने कई बार रिपीट पे देख रखा है। सेम करेक्टर का कई जगह इस्तेमाल करते हैं वो लोग, सेम पर्सन का अलग अलग स्टोरी में। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, देखिएगा कभी। पुरानी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा ये बताइए मुझे, यूपी से कौन कौन देख रहा है? फिर मैं एक सवाल पूछूंगी आप लोगों से। यूपी में और बिहार में एक ड्रामा चलता था, बाबा, जो हमारे बाबा वगैरह हुआ करते थे उनके टाइम पे, सती बिहुला। जैसे विक्रमा और विताल के बारे में स्टोरी है, वैसे ही सती बिहुला नाम की एक स्टोरी चलती है, जो सती, जो देवी सती हुई उनसे रिलेटेड है वो। उनको थोड़ा सा टाइम जोन किया गया, वैसे ही बताया गया है, लेकिन हमारे यहाँ नाम उसको अलग दिया गया है, सती बिहुला का नाम दिया गया है। आप में से कितने बच्चों ने इस स्टोरी के बारे में सुना होगा, जल्दी बताइए। सती बिहुला, सती बिहुला आप में से कितने बच्चों ने देखा या सुना जरूर होगा, वो जरूर बताइए मुझे। चलिए तब तक हम अपना आगे पढ़ते हैं, आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर बात की जाएगी तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, यानी सेकंड के बारे में बात की जाएगी, तो इसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। अन्य नाम आप सबको पता है, अन्य नाम किस नाम से जाना गया? ये अन्य नाम विक्रमादित्य के नाम से क्या है, इसको जाना जाता है, इनको विक्रमादित्य। ठीक है, इस नाम से ये जाने गए थे। ठीक है, इनकी कहानी आप सबको पता है, विक्रम और वेताल वाली स्टोरी काफी फेमस है, जो कि मुझे लिखने की नीड नहीं नहीं है। ठीक है, अगर बात करेंगे इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, उपाधि पूछता है। उपाधि आपको मैंने बोला, इसके बाद जितने भी राजा आएंगे उन सबकी उपाधि आपको याद रखना है। उपाधि से सवाल बनते हैं कि किसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य ये क्या थी? ये इसकी उपाधि ही थी। क्या थी ये एक तरह से उपाधि थी जिन्होंने धारण की थी। इसके अलावा महाराजा धीराज की, महाराज धीराज की, धीराज की उपाधि किसने इससे पहले धारण की थी? महाराज धीराज की इससे पहले किसने उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तब हमने सुना था कि चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या की थी? महाराज धीराज की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज के अलावा इसने और कौन कौन सी उपाधि धारण की थी वो बताइए। महाधीराज के अलावा इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? भटाकर किसका नाम था? भटाकर किसने उपाधि धारण की थी? भटारक किसने उपाधि धारण की थी? भटारक की, तो इसी ने की थी, भटारक। भटारक की भी इसकी उपाधि इसने धारण कर रखी थी। इसके अलावा इसने कौन की थी? इसने जो की थी श्री विक्रमा परम भक्तवंत का, इसने भी क्या की थी? उपाधि धारण की थी, श्री विक्रम परम भागवत। श्री विक्रम परम भागवत यानी पूर्ण रूप से सनातन। अभी सवाल आया था ना किसी का कि कौन से धर्म को मानते थे, तो सनातन धर्म को मानते थे। मैं आपको पहले जब भी क्या बोलते, इससे पहले जो भी अन्य अगर कोई धर्म चेंजेस करता है तो उसके बारे में पहले नोट्स में लिखवा दिया जाता है। इन्होंने धर्म बदलाव नहीं किए थे, दैट्स वाई हमने नहीं बताया आपको। ठीक है, इनका जो धर्म था वही रहा। तो इसने जो धारण की थी, एक इसने उपाधि धारण की थी, किस नाम की? श्री प्रकार
कर्मक परम भक्त की, परम भागवत की, परम भागवत की, ये इसकी क्या थी, उपाधि थी। ये वाली जो शायद आपसे ना पूछे, ये भी ना पूछे, लेकिन ये वाली उपाधि आपको याद रखनी है। ये वाली जो उपाधि मैं आपको बता रही हूँ, किसकी, श्री विक्रम परम भक्त की जो है ये उपाधि आपको याद रखनी है। इसके बारे में पूछ लेगा कि श्री विक्रम परम भक्त की भागवत की उपाधि किसने धारण की थी। श्री विक्रम विक्रम परम, ये इसको यहां लिखिए, परम, ठीक है। परम भागवत की उपाधि किसने धारण की थी, तो वो विक्रमादित्य ने, क्योंकि अभी तक महाधीराज आपको आगे सुनने को मिला था, विक्रमादित्य को अशोकादित्य, ये थोड़ा नॉर्मल सा हो जाता है, लेकिन ये वाली जो उपाधि थी इससे सवाल बन सकता है, तो ये वाली उपाधि आपको याद रखनी है, ठीक है। ये वाली उपाधि नहीं भूलना है, इसके बारे में हो सकता है सवाल बन जाए और आप लोग इसको लाइटली ले और वहीं पे एक है एग्जाम फंस जाए। बिल्कुल आपको भी, हेलो राहुल, ठीक है, हेलो आपको भी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। आगे अगर देखा जाए कि शादी किससे हुई थी, इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो ध्रुव देवी थी। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी पूछेगा, पुत्र पूछेगा, पुत्र नहीं भी पूछेगा तो भी आपको पता होना चाहिए कि पुत्र कौन था, पत्नी कौन थी, वो आपको याद रखना है। पुत्र के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ही। कौन थी, ध्रुव देवी, ध्रुव देवी, ध्रुव राठी की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ध्रुव देवी, ठीक है, पत्नी थी। पुत्र कौन थे, कुमार गुप्त के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कुमार गुप्त, कुमार गुप्त के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कुमार गुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था, जिन्होंने क्या बनाया था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। इसके अलावा ये प्रथम रखिएगा, प्रभावती गुप्त के बारे में आपने सुना होगा। प्रभावती गुप्त अपने आप में काफी फेमस राजकुमारी रही, प्रभावती। क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण को क्या किया था, ब्राह्मण को भूदान दिया था, भूदान। मतलब इससे पहले आपने किसी भी महारानी या राजकुमारी के बारे में नहीं पढ़ा होगा जिन्होंने भूमि का दान किया होगा। मतलब पुरुषों में आ जाता है कि फलाने राजा ने भूमि दान किया, इन्होंने प्रचलन किया था, लेकिन प्रभावती को जाना जाता है, यानी महिला अधिकार की जब बारे में बात उठती है, इक्वालिटी की बात होती है, तभी जाके इसके युग को क्या बोला गया है, स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग इसको भी कहा गया है, ठीक है, युग याद रखिएगा, इसको भी स्वर्ण युग माना जाता है, भारत का स्वर्ण युग इसको माना जाता है, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त ने क्या किया था, भूदान किया था, और इसीलिए आप हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो प्रभावती गुप्त का जब भी नाम आएगा तो ये स्टोरीज की याद रखना है, किसने भूमि दान किया था। हंसने वाली क्या बात है इसमें, हंसने वाली दांत क्यों दिखा रहे हो, ठीक है। गोविंद गुप्त भी इसी का बेटा था, लेकिन वो छोटा था तो उसका नाम नहीं आया और उससे रिलेटेड हमें कुछ मिलता भी नहीं है, गोविंद गुप्त। गूगल पे आप इसके नाम के बारे में सर्च कर सकते हैं, लेकिन प्रथम गुप्त चंद्रगुप्त कुमार गुप्त ही याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि उसने नालंदा विश्वविद्यालय जो है बनाया था, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था, तो कुमार गुप्त ने बनवाया था। ओके, मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाऊं, आप ये कह रहे हो, धीरे धीरे लिखो, डेरा डेरा लिखा है। अरे लाइव में आप लोगों को स्पीड फास्ट लगती है, लेकिन ये जब रिकॉर्डेड बच्चे देखते हैं ना तो उनको लगता है कि स्पीड जो है बहुत स्लो है, इसीलिए करना पड़ता है। और टाइम टेकिंग हो रहा है, मुझे गुप्ताज को आज ही ख़त्म करना था 1 घंटे की क्लास में, लेकिन समझाना पड़ता है, मैं क्या करूं, समझाना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और 1 घंटे में गुप्ताज को आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। तो कल की क्लास में मुझे लग रहा है गुप्ताज ही चलेंगे हमारे, कल गुप्ताज का सेकंड पार्ट आएगा, और कल तो सैटरडे है, यानी मंडे है, मंडे को मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना था। कोई बात नहीं, मंडे को इसी का आगे का पढ़ेंगे, क्योंकि कल मेरा ऑफ है, कल मेरा ऑफ है, सैटरडे संडे मेरा वीकेंड होता है।
ठीक है, चलिए थोड़ा गुप्ताज का ये चंद्रगुप्त का पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद स्पीड को अभी मैं नॉर्मल रखती हूँ, ठीक है, स्पीड में नॉर्मल रखती हूँ, टेंशन मत लीजिए। चलिए, और इसकी आपको पता है इसकी राजधानी वगैरह? सार बता दो, किस बात का, इसका सार बता दूं? एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं, देन मैं पूरा एक बार समझाती हूँ, मेरा वो रोज का होता है, मैं जैसे पढ़ाने के बाद एक बार सारी जो मैंने पढ़ाया है वो मैं पूरा बता दूंगी, टेंशन मत लिया करिए, बस आप नोट्स बनाइए। ये प्रभावती गुप्त वाला आपको याद आ गया ना? ये स्टोरी काफी फेमस है। दोगुना गांव का नाम आपने सुना होगा। दोगुना गांव क्या किया था, इसने दान में दे दिया था और ब्राह्मणों को दान में दिया था, और उस स्टोरी के बारे में कहा जाता है कि वहां पे जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी, उसका ये नियम था कि इस जमीन से कोई भी व्यक्ति क्या है, कर नहीं लेगा। क्या है, कोई भी राजा जो है कर नहीं लेगा, ठीक है, कर जो है नहीं लेगा। अब इसमें बेटे और पुत्री में क्या डिफाइन करूं मैं? स्टोरी जब हम आगे बढ़ रहे तो डिफाइन करते रहेंगे, टेंशन मत लिया करिए। बेटे और पुत्री में क्या डिफाइन करूं मैं? पॉइंट में डिफिनेशन, ठीक है, डिफाइन कर दूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चल, ये वाला तो समझ में आ गया ना, प्रभावती गुप्त वाला, कि उसने क्या किया था, 2 गुना गांव जो है उसने दान में दे दिया था। हाँ जी, हम दिल्ली में ही हैं, हमारा इंस्टीट्यूट भी यहीं पे है, जहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही चलता है। ठीक है, ऑफलाइन अगर आप लेंगे तो यहाँ आना पड़ेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे चलता है, वहाँ पे तो 2-2 घंटे की भी क्लास हो जाती है, तो वो वाली बात है। ओके ओके, ठीक है। इसकी राजधानी के बारे में बात करेंगे तो पहले तो इनकी पाटलिपुत्र, वैशाली वगैरह, पाटलिपुत्र वगैरह राजधानी हुआ करती थी, लेकिन जो इसकी दूसरी राजधानी हुई, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो दूसरी राजधानी हुई, वो काफी फेमस थी। ठीक है, दूसरी राजधानी पूछेगा, ठीक है, दूसरी राजधानी पूछता है तो उज्जैन का नाम आपको याद रखना, उज्जैनी। किसका? उज्जैनी, जो इसकी दूसरी राजधानी, वो याद रखना है आपको। ठीक है, कौन सी? उज्जैनी इसकी दूसरी राजधानी हो। 9 रत्न बताइए, फटाफट मुझे 9 रत्नों के नाम बताइए जो इसके दरबार में हुए। इसके दरबार के 9 रत्नों के नाम बताइए, 9 रत्नों के नाम बताइए, 9 रत्नों के नाम बताइए, इसके दरबार में जो 9 रत्न हुए उनके नाम बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल मैं करा दूंगी, थोड़ा सब्र करिए, पहले 9 रत्नों के नाम बताइए, जल्दी जल्दी। 9 रत्न बताइए, काफी फेमस हुए वो 9 रत्न, जल्दी बताइए। 1 बाय 1 हो जाएगा, बिल्कुल। आपको भी अंकित, राधे राधे। ऐसा क्यों लग रहा है कि अंकित यादव मैंने आपको पढ़ा रखा है? मतलब आपकी जो डीपी प्रोफाइल फोटो लगा रखे खान सर वाली, तो बिल्कुल कालिदास थे, एक 9 रत्नों में से एक कालिदास काफी फेमस हुए थे। ब्रह्म ऋषि लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, ब्रह्म ऋषि? पता है, ये जो आप, हम आपसे जो सवाल पूछते हैं, अगर आप इन लोग का रिप्लाई करते हैं तो इससे पता है फायदा क्या होता है, आपका रिवीजन हो जाता है, और आप कितना सही है कितना गलत है ये भी पता चल जाता है। ठीक है, इससे क्या हो जाता है कि आपको कितना याद है, आपके दिमाग पे उसका प्रेशर पड़ता है कि अरे टाइम निकल रहा है, जल्दी से इसका आंसर करना है। आर्यभट्ट, ओके, बताते रहिए। आर्यभट्ट इसी के दरबार का था क्या? जल्दी बताइए, आर्यभट्ट इसके दरबार का था? देखिए, कालिदास का पता है, आर्यभट्ट का इसके दरबार का था, ये कंफर्म बताइए मुझे विशाल। मैंने 9 रत्न बोला है, पर 9 रत्न में आर्यभट्ट का नाम कहाँ से आ रहा है? तीन तीन नाम बताइए जो तीन काफी फेमस हुए थे। एक तो कालिदास हुए थे, कालिदास काफी फेमस माने जाते हैं इसके दरबार में। और ये कौन थे? बराह मिहिर कौन थे? बराह मिहिर काफी फेमस है इसके दरबार के।
वराह मिहिर इसके दरबार में काफी फेमस थे। और यहाँ पे जो आपको लिखना है, इसके दरबार में, दरबार में जो विद्वान हुए, कौन हुए? विद्वान, विद्वानों को संरक्षण दिया गया था। दिया गया था, ठीक है। कालिदास का नाम आपको याद रखना है, कालिदास, ठीक है। सबके बारे में नहीं पूछता है, पूछता ही नहीं है, ठीक है। इन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिया है। महान संस्कृति कवि और नाटज्ञ के जो थे, बहारा मिहिर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बहारा मिहिर खगोल शास्त्री के थे, बिल्कुल। ज्योतिषी थे। और ये क्या, धनवर्ती, क्या लिखा है? आयुर्वेद के कौन थे? 4 आयुर्वेदिक, आयुर्वेद के थे। अमर सिंह किसके थे? ठीक है, ओके, ठीक है, गुड 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 गुड। कहाँ से छेपा है ये बताइए, कहाँ से छेपा है? चैट जीपीटी, चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है या गूगल का? देखिए, अगर आपने यूज़ किया है तो ये बहुत अच्छी बात है। पूछो क्यों? क्यों अच्छी बात है? क्योंकि इससे नॉलेज बढ़ी, आपने सर्च करा, आप आपकी वो हिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। आप जब भी अपनी हिस्ट्री खोलोगे तो आपको देखने को मिलेगा और आपको याद हो जाएगा। और दूसरी चीज़, आप जब भी कभी एग्ज़ाम में ऐसे सवाल फंसेंगे तो आपको वहाँ से भी ये याद हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं कॉपी नहीं बता रही हूँ, मैं तो आपकी टांग खींच रही हूँ, मैं आपकी टांग खींच रही हूँ भाई, इतना सीरियस मत हुआ करिए। अब तैयारी करते, नॉलेज बहुत अच्छी है, गुड गुड गुड। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि अगर आप लोग करते भी हैं तो अच्छी बात है। अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस नहीं देखी, मैं हर बार कहती हूँ, गूगल का यूज़ करिए, चैट जीपीटी का भी यूज़ करिए, जो कर सकते हैं सब करिए। डिजिटल ज़माना है भाई, स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क मत करिए। आज के समय में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए। किताब रटना नहीं है, किताब को समझना है और उसको समराइज़ करके समझना है, ठीक है? चलिए, हम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग क्या ले रहे हैं? अभी हम लोग टाइम ले रहे हैं। बराहमिहिर का नाम याद रखिएगा। और धनवर्ती का, धनवर्ती क्या थे? इसके दरबार के, धनवर्ती नाम आपको मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो वो शासक के इस दरबार में 3-4 जो वो लोग थे जो काफ़ी फेमस थे और उनका नाम कहीं ना कहीं आता रहता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इनको इन्होंने आरक्षण दिया था। आरक्षण कैसे दिया था? आरक्षण की जब बात आती है, इंटरव्यू, ओके 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 ओके, रह जा रहा है आपका इंटरव्यू, रह जा रहा है, ओके। क्योंकि आप सोशली शायद वीक होंगे, इसलिए सोशली दिक्कत हो रही होगी, इसीलिए दिक्कत आती है इंटरव्यू में, यही दिक्कत है। इंटरव्यू अगर जाता है तो उसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि आप सोशली लोगों से बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं होते, तभी जाके ये दिक्कत जो है आती है, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, रोने वाली बात नहीं है, मत रोइए क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी यहाँ से, ठीक है। चीनी यात्री का नाम बताइए, चीनी यात्री कौन सा आया था? चीनी यात्री, चीनी यात्री का नाम बताइए जो इसके दरबार में आया था और उसने क्या किया था? चीनी यात्री जिसने कला के बारे में, विज्ञान के बारे में, इन सारे, देखिए, अब आप बोल रहे हैं मैम फास्ट पढ़ाइए, कोई बोल रहा है मैम आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, मैम करे तो क्या करे? चलिए, मैं अपनी स्पीड बढ़ाती हूँ, बहुत स्लो हो गया है, 3 बज गया है। बताइए, चीनी यात्री का नाम बताइए, कौन आया था इसके दरबार में? जल्दी बताइए। फानयान का नाम आपने सुना है? फानयान, फानयान कौन था? तो चीनी यात्री था जो अपने इसके दरबार में आया था और उसने अपने यात्रा वृतांत में इसके बारे में जो है बातें कही है, ठीक है। 5वीं शताब्दी में आया था, गुड।
ठीक है, क्या हुआ था, 5वीं शताब्दी में आता है ये। और ये क्या करता है, फान यान जब आया था, ये चीनी यात्री था, यात्रा वृतांत में इसने इसके दरबार में जो जो चीजें हुई उन सब के बारे में लिखा था। कौन से समय में आता है, तो 5वीं शताब्दी आपको याद रखना है। कौन सी, 5वीं शताब्दी, उस दर समय आया था। और इसी वजह से इसके काल में, इसके काल में क्या होता है, इसके काल में कला, विज्ञान, खगोलीय शास्त्र, खगोलीय शास्त्र, शास्त्र, गणित, गणित आदि का क्या हुआ, आदि का क्या बोलते हैं उसको, फैलने को क्या बोलते हैं, प्रचलन हुआ ना, प्रचलन हो, प्रगति, प्रगति कहते हैं। तो आदि का प्रगति हुई। अब स्लो के लिए कोई मुझे नहीं बोलेगा, प्रगति, प्रगति हुई, इसीलिए हुई, इसीलिए शायद, यहां लिखना है आपको, शायद भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। सोने की, जब आप सोने की चिड़िया के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सोने जवाहरात के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे जो बात होती है वो ये होती है कि कला, नॉलेज, विज्ञान में इतना डेवलप हुआ, जिसको देखते हुए इतिहासकारों ने क्या बोला कि शायद इसी वजह से भारत को क्या कहा गया, सोने की चिड़िया कहा गया। सोने की चिड़िया कहा गया, इसी के युग में चिड़िया कहा गया। ठीक है, गया। किसके दौरान में बात कर रहे हैं हम विक्रमादित्य के साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। और इसी के अंतराल में, इसके समय में क्या हुआ था, इसी के समय अंतराल में जो होता है वो ये होता है कि चीनी यात्री आते हैं, नवरत्न भी इसके दरबार में मिले थे, और साथ में डेवलप बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डेवलप हुआ, प्रचार प्रसार हुआ, नॉलेज बढ़ी लोगों के बीच में। अब सोचिए विज्ञान के बारे में, विज्ञान क्या है, जो विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लॉजिकली बनाता है, फैक्ट्स बताता है, क्या करता है, फैक्ट्स बताता है, और आपको आगे बढ़ने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, मतलब तार्किक बन जाते हो, ना कि आंख बंद करके विश्वास करने में जो है बिलीव करते हो। तो इसलिए कहा जाता है कि इसके समय अंतराल में जो सारी चीजें घटी, जिसको देखते हुए भारत का क्या नाम पड़ा, तो सोने की चिड़िया के नाम से भारत जो है प्रचलन में आया। ठीक है, अभी आपने एक बोला था कि मैम एक बार 1 बाय में पूरा रिवीजन करवा दिए, तो बिल्कुल हम वही करने वाले हैं। हम एक बार शॉर्ट में फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, जो कि हम रोज की क्लास में भी करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक चीजें आपको दिख रही हैं, चलो हम ऐसे चलते हैं, काम करते हैं, मुझे स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा। पेन का कलर हम लेते हैं अलग, ये हाँ ठीक है, रेड लेते हैं। ठीक है, आपने बोला क्या बोलते हैं, रिवीजन का कर लेते हैं। कल हम जो पढ़ने वाले हैं, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये कि गुप्ताज के बारे में, चंद्रगुप्त, कुमार गुप्त, इसके बेटे के बारे में, प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। और कल की ही क्लास में जो हम पढ़ेंगे कि इसका असल मायने में इसका पतन का कारण क्या था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक एम्पायर इतना ज़्यादा एस्टेब्लिश था, सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि इसका पतन हो गया। ठीक है, ऐसा क्या हुआ जो क्या होता है, पतन हो गया था। और इसके लिए कौन सी चीज़ें जो इन्होंने खरी थी उसके बारे में, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। जैसे आप जब पढ़ोगे ना तो आगे आपको पता चलेगा कि क्या बोलते हैं, आपको जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हूणों का आक्रमण, हूणों का आक्रमण किसके समय में पहली बार हुआ था, तो अब समुद्रगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण होता है। लेकिन हूण कौन थे, वो बाहरी लोग थे, हम उनके बारे में क्लास में बता दूंगी जब हम आगे पढ़ेंगे तब। तो जब आपके क्लास में ये सवाल था कि मैम पतन का कारण क्या था, इसलिए मैं भी बता देती हूँ 1 मिनट में। देखिए हूणों का आक्रमण होता है, लेकिन समुद्रगुप्त के समय वो बाहर रहते हैं, देश से बाहर थे, भारत में एंट्री नहीं लेते हैं। लेकिन समय बीतता गया, धीरे धीरे करते करते वो लोग बढ़ते। कुमार गुप्त के बाद से आप जब आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका आक्रमण बढ़ गया था, आक्रमण बढ़ जाता है, लड़ लड़ के कुमार गुप्त वाला जो समय पीरियड आएगा वो लोग थक जाते हैं। क्या है ये,
बिल्कुल, हम आपको सारी चीज़ें बताएँगे, इवन इनके प्रशासन काल में जो-जो चीज़ें चली, यानी कैसे नियम कानून थे, लोगों में रूल रेगुलेशन क्या थी, टैक्स का क्या था, वो सारी चीज़ें चलेंगी। लेकिन आज जो हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, कल जो हम इनके प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? प्रशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी हमने इनके बारे में जान लिया। ऑलमोस्ट 1 घंटे की क्लास है, मेरे बाद 2 और क्लासेस पेंडिंग है, वो लोग लाइन में खड़े हैं क्योंकि उनके टाइम पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मेरे टाइम पे मैं लेट थी। तो वो चल रहा है अभी। और प्रशासन व्यवस्था बहुत अच्छा टॉपिक है, उससे आपके सवाल बनते हैं। अभी मैं अगर आपको बताना चाहूँगी तो आधे घंटे में मैं बता दूँगी, लेकिन मेरी जो स्पीड होगी शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। तो सारी समितियाँ, फेमस बंदरगाह, असल मायने में पतन के क्या कारण थे, प्रशासन व्यवस्था क्या थी, और फानयान जब भारत आया था इसके समय अंतराल में तो उसने कौन-कौन सी बातें कही थी, वो सारी बातें हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें समझेंगे। उससे क्या होगा, आपके एक अच्छे नोट्स बन जाएंगे, एक अलग नोट्स बनेगा। अभी आपने इनके बारे में पढ़ लिया, जो आपका अगला हेडिंग होना चाहिए वो यही होगा कि प्रशासन व्यवस्था किसके बारे में, तो गुप्ताज के बारे में आपसे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, तब बात करेंगे। अभी आपने पूछा तो हूणों का आक्रमण होना शुरू हो गया था, जिसको लेके आगे चल के बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, और एक लड़ाई के बाद विष्णुगुप्त का समय पीरियड आता है, फिर बाकी जो शासक हुए उसको संभाल नहीं पाते हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं उनका पतन हो जाता है। खैर, मुद्दा हमारा अलग है, हम इसको एक बार रिवीजन, क्विक रिवीजन में देख लेते हैं फटाफट, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया। और हाँ, आप लोग को कोई भी चीज़ रह जाता है ना, तो कमेंट सेक्शन में मत बताया, भूला मतलब बता दिया करो, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो मुझे, ठीक है? ये सारी चीज़ें, ये सवाल आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिन कर देना, कमेंट सेक्शन में पिन कर देना। सबकी अपनी अपनी है। कुमार गुप्त क्यों फेमस है? कुमार गुप्त फेमस है नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से। उसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। इवन जो खर्चे वगैरह होते थे, उसके समय में जो भी खर्चे आते थे वो क्या करता था, लोगों को दे देता था, मतलब वहां नालंदा में खर्चे के नाम पे वो उनको बांट देता था। सारे सवाल एक बार मैं नहीं, आपकी क्लास के बाद ये सारे क्वेश्चन के आंसर, मतलब ये क्वेश्चन क्लिक कर लेने वाली हूँ, खींच लूंगी इनकी फोटोज, डिलीट मत करना। इससे क्या होगा, मैं आपकी कल की क्लास में सब बताऊंगी। नहीं खाया भाई, मैंने सुबह से सिर्फ 2 चाय पिए, और आप लोग के चक्कर में देखो मेरी चाय भी अभी रखी हुई, देखो देखो मेरी चाय देखो, दिख रही है क्या? चाय भी नहीं पी मैंने। हम्म। और दूसरी चीज, मुझे मेरे घर जाना है, फरीदाबाद जाना है। 3 बज गया, मुझे यहाँ से वहां जाने में 6 बज जाएंगे, और सर्दियों का टाइम है, रात हो जाती है। चलिए मुद्दे पे आइए, रिवीजन करो। हम बात करें गुप्ताज के बारे में, फटाफट सुनना और ध्यान से सुनना, ठीक है? 4वीं शताब्दी में कहाँ पे शुरू होता है? पूर्वी भारत में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? कहाँ पे? पूर्वी भारत में इनकी शुरुआत होती है। गुप्त वंश को क्या कहा गया है? यहाँ पे हम पूरे गुप्त वंश के बारे में बात करें, स्वर्ण युग कहा गया। और इस स्वतंत्र भारत के, मतलब भारत में स्वतंत्र शासक बने, क्यों? क्योंकि इन पे किसी और बाहरी लोगों का दबाव नहीं था, भारत के राजा थे, इस वजह से इनको स्वतंत्र भारत का राजा भी कहा गया है, ठीक है? ठीक है। और उसके अलावा बात की जाएगी तो गुप्ताज में अगर संस्थापक के बारे में बात की गई तो श्रीगुप्त का आपको नाम याद रखना है, घटोत्कच का भी नाम आता है, लेकिन वास्तविक जब आपसे पूछेगा तो आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम। आपके मन में क्वेश्चन डाउट अगर आ रहा है तो ये पूछ लीजिए कि मैम आपने वास्तविक और संस्थापक में ऐसा अलग अलग क्यों बताया, संस्थापक में अलग अलग क्यों? मैं यूपी से हूँ, बाय द वे मैं यूपी से हूँ, वहां घर है मेरा, पेरेंट्स रहते हैं मेरे। चलिए, यहाँ पे मैं रहती हूँ पढ़ाई के लिए, वीकेंड पे मैं घर जाती हूँ, ठीक है? अब बात करते हैं ये, अगर श्रीगुप्त के बारे में बात करी तो श्रीगुप्त वैसे ही है जैसे हमारे फादर साहब हैं। हमारे फादर साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने एक लिमिट तक किया, बहुत लिमिटेड लोग जानते हैं। लेकिन मैं और आप लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे, कुछ अच्छा अचीव कर लेंगे, तो 4 लोगों से ज़्यादा 10 लोग हमें जानेंगे और हमारी बातें कहेंगे कि फलाना फलाने नाम के ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है? तो वैसे ही मान लीजिए कि श्रीगुप्त ने ये थे, इन्होंने इस वंश की नींव रखी, लेकिन इसको बढ़ाया किसने? तो वो नाम आ जाता है चंद्रगुप्त प्रथम का नाम आ जाता है, ठीक है? जस्ट अब इसमें डाउट नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके शासनकाल के बारे में बात करेंगे तो वास्तविक चंद्रगुप्त प्रथम थे, और अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, जिसके समय में हूणों का आक्रमण बढ़ गया था। क्या हुआ था? हूणों का आक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
हाय राम, बड़े सवाल है तुम्हारे भाई जिंदगी में। इतने सवाल। किसी महापुरुष ने कहा था कि जब मन चंचल होता है तो उसमें सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मन में जब स्थिरता आ जाती है ना, और तो वो सवाल जो वो दूसरों से पूछता है, उन सवालों का आंसर वो ढूंढने की कोशिश करता है। तो आपका मन अभी चंचल है, आप समझ में आ रहा है आपको इंटरव्यू से क्यों बाहर निकाल रहे हैं। मैंने ये कितनी बार रिपीट कर दिया कि स्वर्ण युग क्यों कहा गया। कला का, विज्ञान का, साइंस, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग जिसको बढ़ावा मिला, लोगों के बीच में प्यार रहा, प्रेम रहा, खुशी रही, लो टैक्स कम लगता था, जिसको देखते हुए लोगों के बीच में सारी चीजें हुई, जिस वजह से क्या है, तो स्वर्ण युग कहा गया। ठीक है, मैंने अभी बोला था मैं क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। गले में पेन हो रहा है मेरे। आह हा हा हा, क्या होगा तुम्हारा। ठीक है, सारा सवाल ये यह लिख के रखना, हटाना मत। सबके रिप्लाई कल मिलेंगे। अभी ये समझो क्या बता रही थी मैं। हाँ, अब सुनिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करेंगे तो इसका जो समय पीरियड माना जाता है 319 से लेके यानी 319 ईसा पूर्व से 335 ईसा पूर्व का समय अंतराल माना जाता है। लेकिन कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसने 350 ईसा पूर्व तक क्या किया था, शासन किया था। लेकिन आप रियल टाइम जब पूछेंगे 335 याद रखना है आपको। उपाधि पूछेगा, महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इसने क्या बोलते हैं, गुप्ता संवंत चलाए थे। क्या चलाए थे इसने, गुप्त संवंत भी चलाए थे। 5वीं शताब्दी में आया था। फायान अभी तो बताया था, कहाँ है तुम्हारा दिमाग। मतलब सवाल पूछने से अगर फुर्सत मिल जाए तो पीछे जो बताया वो ध्यान रखो, फालतू में गुस्सा दिला रहे हो। फानयान के बारे में अभी बच्चे ने ही बताया था, क्या नाम था उनका, विशाल, उन्होंने बताया था। आपके एक सवाल नहीं है ना, या तो मैं रिवीजन करवा लूं या मैं आपके आंसर कर लूं। इग्नोर। ठीक है, चलिए। तो महाधीराज की क्या की थी, उपाधि धारण की थी। कैलेंडर कौन सा चलाया था, तो गुप्ता संवंत चलवाया था, जो कि प्रचलन में अभी नहीं है, बंद है। लेकिन आपसे शाक्य संवंत पूछेगा, शाक्य संवंत पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैम शाक्य संवंत अभी भी प्रचलन में है, जिसको राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको कौन चला रहा है, गवर्नमेंट अभी भी यूज करती है। और इसमें क्या किया जाता है, गवर्नमेंट जो है अलग अलग चीजें, जब उनका राजपत्र होता है या अलग अलग कोई चीज होती है उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उनके इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़े। अब प्रचलन में नहीं है, शक संवंत में और इसमें कितने साल का डिफरेंस है, 241 का डिफरेंस है। और शक संवंत का मैंने कल बताया था 78 में इस्तेमाल हुआ, शुरू हुआ था। तो जब आप 2025 में से 78 को माइनस करेंगे तो ये बनेगा 147। यानी इसके अनुसार अभी ये वाला साल चल रहा है, इसका अभी प्रचलन में नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। और ये क्या था, सौर्य कैलेंडर था, यानी सूर्य की परिक्रमा करने वाले कैलेंडर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। दहेज में क्या मिला इसको, वैशाली मिला। और इसको स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाला प्रथम गुप्त शासक भी कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वतंत्र शासक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, बाकी बच्चे आप लोग बताइए, आप लोग को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, किसके बारे में है भाई, समुद्रगुप्त। इसका समय अंतराल अगर आप देखेंगे तो 335 ईसा पूर्व से लेके 375 ईसा पूर्व माना जाता है। और अन्य नाम क्या था, अशोकादित्य के नाम से ये जाने जाते थे। दूसरी चीज, भारत का नेपोलियन भी इसको कहा गया। इस युग के भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके दौर में कला, साहित्य एवं विज्ञान का बढ़ावा मिला, यानी प्रगति पे था। क्या था, प्रगति पर था, याद रखिएगा। इसलिए कहा गया है। उपाधि कविराज की, प्रक्रमक की, लिच्छवी की, देवत्री की। और इसने 6 प्रकार के क्या किए थे, सिक्के चलाए थे। कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के इसने सिक्के चलाए थे, याद रखना है। सिक्के पर इसने क्या किया था, बीड़ा बजाते हुए खुद को आकृत करवाया था, गुदवाया था। क्या करते हुए, बीड़ा बजाते हुए। ठीक है, याद रखिएगा।
कविराज क्या बोलते थे इसको? कविराज कौन थे इसके दरबार के? हरिसेन थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। और कौन से भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। कौन से भाषा में? तो संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा गले में पेन हो रहा है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, तो इसका समय अंतराल 380 से लेके 413, क्या है 413 भी सब्सक्राइब भी किया है। सब्सक्राइब, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा जितना आपने सवाल पूछे ना मेरे। अच्छा, मेरा भी यूट्यूब चैनल देखा है, निशा यादव, ठीक है, गुड। आपको करना पड़ेगा जितना आप लोगों ने मेरे को परेशान किया है ना सवाल पूछ पूछ के। सब्सक्राइब क्या होता है, आपको शेयर भी करना चाहिए सबको। सब्सक्राइब क्या होता है, शेयर भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, अन्य नाम क्या था? विक्रमादित्य, जो इसकी उपाधि भी थी, महाधिराज की, भटाकर की। और ये जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये उपाधि आपको याद रखना है, श्री विक्रम परम भक्त भागवत की उपाधि आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट मानी जाती। पत्नी का नाम ध्रुव देवी थी, पुत्र कुमार गुप्त, प्रभावती गुप्त और गोविंद गुप्त, ये याद रखना है। प्रभावती गुप्त क्यों फेमस थी? भूमि दान के लिए जानी जाती है। दूसरी राजधानी उज्जैनी हुआ करती थी। बात करेंगे तो इसके दरबार में विद्वानों को क्या मिला था? आरक्षण मिला था। कालिदास काफी फेमस है, इसके दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि माने जाते थे, ठीक है। वहीं बात करेंगे बराह मिहिर की और धनवर्ती, ये भी इसके दरबार के फेमस कवि हुआ करते थे, ठीक है। चीनी यात्री के बारे में, फानयान 5वीं शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में आया था। और क्या हुआ था इसके काल में? क्या होता है इसके काल में? विज्ञान, खगोलीय शास्त्र, गणित आदि का क्या हुई? प्रगति मिली। दैट्स वाई इसको क्या बोला गया है? भारत का सोने की चिड़िया कहा गया है। क्या कहा गया है? भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। जल्दी से वीडियो को लाइक करना और जल्दी से सबको शेयर करो। पहले तो अगर इतने लोग देख रहे हो मुझे, 60-70 लोग, तो वीडियो को जल्दी से पहले तो शेयर करो और लाइक करो। लाइक कितने कम क्यों हैं? लाइक करो, शेयर करो और जल्दी से दोस्तों को भी शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल इसके आगे हम पढ़ेंगे। कल इन जितने भी आप लोग के आज सवाल आए हैं, कल एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे घर जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी, ठीक है। और मुझे भी खाना है, मुझे भूख लगी है, ठीक है। गले में भी दर्द हो रहा है, आपको पढ़ाने के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो जाती है रोज रोज, ठीक है। चलिए चलिए फिर चले। कोई और डाउट वाउट है तो सारे सवाल लिख दो अभी जल्दी से, मैं अपने वाले से भी आपको बताती हूँ जल्दी से। अरे हो जाइए नाराज। नहीं नहीं, अभी जो आप बता रहे हैं ये तो इतने ही लोग देख रहे हैं, लेकिन बाकी यहाँ पे तो अलग दिखाता है ना, यहाँ पे रियल वाला भी दूसरा दिखाता है कि आपको कितने लोग अभी आए और गए और बाकी चीजें। जी, ये मैंने अपने आईडी से, ये मेरी आईडी है निशा यादव स्टडी लाइफ, इस पे भी आपको क्लासेस मिलती हैं, लेकिन मैं इस पे लाइव नहीं आती, रिकॉर्डेड मिलता है आप लोग को। चिल्ड्रंस डे है, ज़्यादा चिल्ड्रन डे मत बनिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल। और ये बताइए पहले, आज की यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई? यहाँ तक की चीज़ें आपको सारी समझ में आ गई हैं? मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, ठीक है। कोई रह गया होगा? विशाल, मैंने अभी मौर्य एम्पायर के पतन के क्या कारण थे, मैं सुनिए विशाल, अभी तो हम गुप्ताज के बारे में पढ़ रहे हैं। इन शॉर्ट में मैं आपको अभी बता ही देती हूँ, क्यों डाउट को ज़्यादा लंबा खींचना। हालांकि मैंने लास्ट मौर्य एम्पायर की जो क्लास ली थी, मैंने पतन के कारण बता दिए थे, ठीक है। मौर्य एम्पायर का पतन का जो मेन कारण माना जाता है, एक तो कमजोर शासक, कमजोर शासक का होना ये बताता है कि राज्य जो है बहुत लंबा नहीं चला। आप सबको पता है कि जब अशोक कलिंग का विजय प्राप्त करता है 261 में, उसके बाद क्या हुआ? कलिंग हाथ में तो आ गया, लेकिन वो क्या हो जाता है, वहां से वो कमजोर पड़ जाता है, लाखों की लोग संख्या में लोग मारे जाते हैं, जिसको देखते वो टूट जाता है।
और उसके बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उसके पहले उसके जो पिताश्री थे बिम्बिसार जो थे, बिंदुसार जो थे, वो किसी धर्म को नहीं मानते, तो वो नॉर्मल थे। वो ऐसा नहीं कि एक धर्म को सबको मानता था, और वो ऊपर वाले की मर्जी पे बिलीव करता था। जैन धर्म को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। तो ये क्या करता है, बौद्धिज्म को अपनाता है, और उसके बाद जैन धर्म के बिहार पे ये चलने लगता है। और यहीं से क्या होता है, जैन धर्म में अहिंसा का पालन करना होता है। तो अशोक के बाद जितने भी राजा हुए, वो धीरे धीरे इतना बौद्ध धर्म की तरफ भागते गए, और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में इतना घुस गए कि उन्होंने, राजा तो रहे लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की। कहते हैं ना कि देखिए, जो कमाता है वो उसकी वैल्यू करता है, लेकिन जिसको कमाया हुआ बना बनाया मिलता है, वो बहुत लंबे समय तक चला पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। जो स्ट्रगल करता है वो उसको ध्यान में रखता है। अशोक के बाद जो भी शासक है, उनको वो एम्पायर बना बनाया मिला, और उन्होंने एक धर्म की देखा और उस तरह भागते गए अहिंसा के मार्ग पे, तो उन्होंने लड़ाई को रोक दिया, बाकी चीजें रुक गई। तो अब जो भी पावरफुल राजा होगा, जो लड़ने में आगे होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, आक्रमण करेगा। और अशोक के बाद फिर छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए थे। इस जो अखंड भारत था, अब वो टूटने लगा था। क्यों? क्योंकि कमजोर शासक हुए। और जब आप अंतिम शासक पे आते हैं ना, बृहदर्थ के बारे में, जिसमें पुष्यमित्र का नाम आप सुने, जिसने शक्य वंश का नींव रखा था, शुंग वंश का, सॉरी, उसमें कहा जाता है कि पुष्य जो मित्र था, वो उसकी हत्या करता है तलवार से। क्यों? क्योंकि वो बोलता है कि महाराज, भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, बौद्धिस्ट के रूप में वो बौद्ध धर्म को अपना के भारत में आ रहे हैं, हमारे एम्पायर में घुस रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे एम्पायर को छीन लेंगे। तो वो बृहदर्थ बोलता है कि भाई, मैं नहीं जानता हूँ, आ रहे हैं, आने दो, बौद्ध धर्म को मानते, मैं हत्या नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, तुम सेनापति हो, तुम देख लो। और ये काफी समय तक चलता है। तो बृहदर्थ को लगता है कि जब मुझे ही सब कुछ करना है, और वो बहुत अच्छा सेनापति था, तो पूरी जो सेना थी वो उसी की बात मानती थी। ये बस एक नाम का राजा था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीजें चलती आ रही थी। तो तलवार निकालता है, उसको मार देता है। हत्या कर देने के बाद एक शुंग वंश की नींव रखता है, यानी नए वंश की वहां पे नींव रखी जाती है। तो ओवरऑल ये स्टोरी थी, ऐसे खत्म हो जाता है। तो कह सकते हैं कमजोर शासक का होना और धर्म के बीच में इतना घुस जाना। देखिए, एक चीज मैं आपको अभी बता देती हूँ, आप बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, मेरा काम है पढ़ाना, मैं भी पढ़ती हूँ। मैं एक बार हरदम कहती हूँ, और आज भी कह रही हूँ, कि आपका जो धर्म है वो पता है क्या है? धर्म पता है एक्चुअली में धर्म क्या होता है? देखिए, मेरा धर्म क्या है? आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना, अच्छे से अच्छे समझाना, ये मेरा धर्म है। मेरा धर्म, मैं आपको अच्छा पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं मंत्र जप रही हूँ, पूजा पाठ कर रही हूँ, और मैंने आपको पढ़ाना छोड़ दिया। मैं क्लास में रोज लाइव आ रही हूँ, पर मैं समझा नहीं रही हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने ये तो सुना ही नहीं कभी। तो क्या होता है, तो वहां पे मेरा धर्म है आपको समझाना, आपके डाउट्स को क्लियर करना, पढ़ना। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है, अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ना, अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेस करना आपका धर्म है, अगर आप सिंगर हो तो आपका काम है अच्छा से अच्छा गाना प्रेजेंट करना, अगर आप पुजारी हो तो आपका काम है धार्मिक को फॉलो करके पूजा पाठ करना। ये आपका धर्म है। लेकिन समाज उल्टा चल रहा है। लेकिन मैं वही बात कहूंगी कि ये हमारा देश है, वी आर यंगस्टर, हमें पता है हमें अपने धर्म को, हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाना है। मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा कर्म अच्छा है, मेरा ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं अगर अपने वजह से किसी को दुखी नहीं करूंगी, तो मेरा ऊपर वाला मुझे कभी दुखी नहीं करेगा। ये मेरा धर्म है। ठीक है। तो राजा जो था, उसका धर्म क्या था? वो हिंसा के मार्ग पे चलता, लेकिन उसका धर्म क्या था? अपने राज्य को आगे बढ़ाना। लेकिन उसने क्या करा? उसको छोड़कर अहिंसा के मार्ग पे चला। या तो उसको जब अहिंसा के मार्ग पे जाना था, तो उसको सारी चीजें छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जानी चाहिए थी। ठीक है, क्या करनी चाहिए? आगे बढ़ जानी चाहिए। अभी बात करती हूँ मैं, आगे बढ़ जानी चाहिए थी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई डाउट रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। ठीक है, और सारे सवालों के जवाब कल की क्लास में, जब नेक्स्ट क्लास जब भी हमारी होगी, वहाँ पे बात करेंगे। धन्यवाद।